तो चलिए आज का ट्यूटोरियल क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न से सवाल शुरुआत करेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक रोटेटिंग स्फेरिकल शेल दिया गया है। तो ये रहा स्फेरिकल शेल और ये है उसका रोटेशन एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस स्फीयर के जो मास है वो m है और इसका जो रेडियस दिया गया है वो है r, और स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, इसको कह देते हैं O। और इस स्फीयर का जो टोटल चार्ज है वो है कैपिटल Q। अगर इसका जो एंगुलर मोमेंटम को हम L से कहें, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा लेट्स से L, जिसे हम निकाला जा सकता है, तो जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है I टाइम्स ऑफ ओमेगा, जहाँ पे कैपिटल I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ स्फेरिकल शेल में लिख देता है यहाँ पे, एक स्फेरिकल शेल है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विथ एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर वो होता है 2/3 कैपिटल M R स्क्वायर, और ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो I ओमेगा, जो कि हो गया 2/3 M R स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम तो आ गया। अब अगला सवाल ये है कि इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होगा हमारा सिग्मा। तो पूरा टोटल चार्ज कितना है सरफेस पे, Q, और सरफेस एरिया कितना होगा 4πr स्क्वायर। ये हमारा बात क्लियर हो गया। अब मुझे ये जानना है कि इसका जो डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम कहते हैं कैपिटल M, जो उसको मैं थोड़ा कर्ली M से शो करता हूँ, डाइपोल मोमेंट। इसको ऐसे कर्ली M से शो करेंगे, जो कि होगा dm का इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल कैसे निकलेगा, मैं क्या करूँगा, किसी थीटा एंगल पे जाऊँगा और यहाँ पे एक इन्फिनिटेसिमल डिस्क को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो जैसे कि आप ये डिस्क देख सकते हो, इन्फिनिटेसिमल डिस्क। तो ये जो रिंग होगा, राइट, ये जो रिंग होगा, तो ये प्रॉब्लम किस तरह से हो गया। बेसिकली मेरे पास एक रिंग है, इन्फिनिटेसिमल रिंग, जो कि सेंटर से रोटेट हो रहा है ओमेगा, और इसका जो मास होगा dm होगा, और इसमें जो चार्ज होगा वो dq चार्ज होगा, करेक्ट। और इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा r, क्योंकि अगर ये r है और ये एंगल थीटा है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा r साइन थीटा, करेक्ट। ऑलराइट, अभी मुझे ये जानना है कि इस dm को इंटीग्रल लिखे कैसे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है। इंटीग्रल करेंगे di, बेसिकली ये है कि हमारे पास चार्ज है, रोटेट हो रहा है, तो वर्चुअली एक करंट की तरह है, करेक्ट। तो ये जो di है यहाँ पे, di करंट, वो होगा dq ओवर टाइम पीरियड, जो कि होगा 2π और ओमेगा। जिस तरह से हमें करंट मिल जाएगा होगा I टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया टाइम्स, राइट, जो कि होगा साइन थीटा द होल स्क्वायर, करेक्ट। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज डेंसिटी से,
तो ये हमें क्या मिल जाएगा, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है, आर डी थीटा, करेक्ट। तो आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इन्फिनिटेसिमल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए यहाँ पे हमारे पास। तो अभी फटाफट लिखते हैं इसे, या फिर उसको मैं म्यू की तरह शो करता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। डी म्यू, ये डी म्यू म्यू, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पे, अगर मैं कईयों को अगर डेफिनेशन नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ। ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट। मैग्नेट डाइपोल मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स करंट। करंट कितना फ्लो कर रहा है वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। इतना करंट फिलहाल फ्लो कर रहा है जो कि होगा डी चार्ज ओवर टाइम पीरियड, तो ये पार्ट मैंने लिख दिया। इसका जो सरफेस एरिया है वो मैंने लिख दिया, जो कि सरफेस एरिया होगा इसका ये टाइम्स ये सरफेस एरिया हो गया, करेक्ट। और जो डी आई पार्ट हो गया वो ये हो गया, और इस केस में जो नंबर ऑफ रोटेशन है वो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 होगा, करेक्ट। एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखा, उसको मैं हटा देता हूँ। सिंस यहाँ पे जो मेरा डी क्यू है वो डी क्यू कितना होगा, वो डी क्यू होगा डेंसिटी टाइम्स एरिया, जो कि है पाई आर साइन थीटा होल स्क्वायर आर डी थीटा। बट हमें पता है सिग्मा है कितना, कैपिटल क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और ऑलरेडी एक आर है क्यूब डी थीटा, तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से ही पूरा क्यूब कटेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू ओवर 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अभी आगे चल के मैं पूरा सोल्यूशन लिख देता हूँ। कन्फ्यूजन हो रहा हो तो फिर से लिख देता हूँ। ये हो गया चार्ज, इसे हमें पूरा इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे मैं सिग्मा की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। करेक्ट। और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा एट द एंड वो बचेगा सॉरी ओके। पर अभी हमें जो फाइनल जो आंसर निकालना है वो है म्यू ओवर एल, वो होगा क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 3 डिवाइडेड बाय 2/3 कैपिटल एम आर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक रेशियो which is fundamental to given system, ठीक है। और वो निकल कर आएगा यहाँ पे
अगर आप पूरा कैंसलेशन वगैरह सब करोगे तो लास्ट में निकल के आएगा चार्ज ओवर 2m। देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ज और मास पे डिपेंड करता है, independent of dimensions। राइट, फंडामेंटल क्वांटिटी है टू द गिवन सिस्टम। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलते हैं अभी अगला सवाल पे। गायरोमैग्नेटिक रेशियो ये होगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई क्वांटम पार्टिकल है तो ये जो निकल कर आता है, अगर हमारे पास कोई क्वांटम पार्टिकल हो, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो ये निकल कर आता है Q/m। ओके, तो ये थोड़ा सा, ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा वो Q/2m होगा। आप ये चाहे डिस्क के लिए निकाल लीजिए, सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल लीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट के लिए आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओवर दी एंगुलर मोमेंटम, इसका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा और हमेशा Q/2m निकल कर ही आएगा। तो ये सवाल हमने कर लिया है। अब पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अभी मेरे पास इस सवाल में मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ से मैं डिफरेंट कलर यूज़ करके शो करूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है और उसका डाइपोल वेक्टर P है, और यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो ये डाइपोल मोमेंट एक ओरिजिन पर रखा गया है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ कि हाँ ये डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पर रखा गया है। और ये जो डाइपोल वेक्टर P है वो बराबर है Q टाइम्स ऑफ B टाइम्स ऑफ I। इसका मतलब समझ पा रहे हो ये है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो डाइपोल का जो कंस्ट्रक्शन है वो दो चार्जेस से हुआ है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, और दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो Q है, और इनके बीच की जो दूरी है वो B है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा एट सम डिस्टेंस, इक्वल चार्ज एट सम डिस्टेंस, तो इस तरह से ही P वेक्टर डिफाइन किया गया। और उसी के विसिनिटी, इसी चार्ज के विसिनिटी, इसी चार्ज के नज़दीक में दो चार्ज और रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा गया है, इसका कोऑर्डिनेट है L, B। यहाँ पे एक माइनस चार्ज रखा गया है, इसका कोऑर्डिनेट है L, -B। तो इस तरह से फिगर में आप देख सकते हो। अभी हमें जानना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा एट पॉइंट L/2, 0, इस पॉइंट पर, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें जानना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ये हमें जानना है। सो द पोटेंशियल ड्यू टू दी, तो आंसर लिखते हैं इसका। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दी डाइपोल, उसको हम लोग V1 बोल देंगे, और वो होगा Kp बाय, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो मैं 0 डिग्री लिखूँगा। यहाँ पे देख सकते हो एंगल 0 डिग्री बना रहा है, Kp बाय R²। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो L/2 है,
सेम यहाँ से यहाँ भी जो डिस्टेंस है वो एक L/2 है, करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं, और ये निकल कर आता है 1/πε0 P/L²। अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज है, उसको मैं V2 कह देता हूँ। वो कितना होगा, K इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आई मीन दी कूलम पोटेंशियल टाइम्स चार्ज डिस्टेंस, और अब डिवाइड बाय दूरी। तो ये दूरी तो आप देख सकते हो है कितना, ये दूरी होगी, पाइथागोरस लगाएंगे, L/2² + V², करेक्ट। ये निकल कर आएगा। सिमिलरली बट हम बात करें -Q चार्ज के बारे में, इसका पोटेंशियल होगा -K Q, क्योंकि Q नेगेटिव है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा L/2² + V², करेक्ट। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, V वो क्या होगा, V1 + V2 + V3। V1 कितना होगा, 1/πε0 P/L²। और आप देख सकते हो कि जो V2 V3 है वो कैंसिल हो जाएंगे, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, और लास्ट में आपका बचेगा πε0 P/L²। और P क्या है आपने तो लिख लिया, वो Q है, Q भी यहाँ से आप उठा के लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो देख सकते हो कि जितना पोटेंशियल प्लस Q यहाँ पे बनाएगा, उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल -Q भी A पॉइंट पे बनाएगा। तो दोनों ही दूसरे की वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो होगी ज़ीरो, और जो भी रिजल्टेंट पोटेंशियल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डाइपोल की वजह से बन रहा है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे शायद बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये है मेरा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ओके। और मेरे पास यहाँ पे एक 2 करंट कैरिंग लूप दिया है, ओके। मेरे पास यहाँ पे 2 करंट कैरिंग लूप हैं। इस लूप में जो करंट है वो 2I0 है, और इस लूप में जो करंट है वो है I0 है, और दोनों का ही जो रेडियस है R है। इस लूप का भी रेडियस R है, और इस लूप का भी रेडियस R है, और इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हुए हैं। एक है आपका XY प्लेन में, दूसरा है आपका YZ प्लेन में, ठीक है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो ये जो प्लेन है वो XY प्लेन में है, और ये कौन से प्लेन में है, ये है आपका YZ प्लेन में। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ओरिजिन पे, वो हमें जानना है। तो ये है आपका ओरिजिन, इस पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ओरिजिन वो क्या है, वो हमें जानना है, ये सवाल है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू XY प्लेन, उसको हम लोग बोलेंगे B1 वेक्टर, वो होगा μ0 I/2R Z कैप, बराबर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा देख सकते हो वो अलोंग द Z एक्सिस होगा,
मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये होगा b1 वेक्टर, करेक्ट। तो मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। लेट मी यूज़ द बॉक्स। और यहाँ पे मैं फिर से लिखूँगा b वेक्टर ड्यू टू xz plane, is it as xz plane? Due to yz plane, sorry. इसे मैं b2 बोल दूँगा, और b2 होगा यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। करंट यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ आई नॉट ओवर 2r। इसका जो डायरेक्शन होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा माइनस, लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर टू एक्सप्लेन। वो होगा इस डायरेक्शन में b2, राइट। उस पर जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वो होगा यहाँ पे, करेक्ट। मैं इसका डायरेक्शन लिख दूँ, ये है माइनस एक्स कैप, या फिर सॉरी माइनस आई कैप लिख सकता हूँ, एस कैप माइनस एक्स कैप। मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम्स को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर हैं। एक ये वेक्टर दे रखा है, एक ये दे रखा है, और जो रिजल्टेंट बनेगा ये बनेगा b। ये है हमारा b2 वेक्टर, ये b1 वेक्टर। और देख सकते हो कि b1 b2 के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो ये एक सिंपल सा वेक्टर एडिशन होगा। और यहाँ पे जो b वेक्टर होगा रिजल्टेंट एट द ओरिजिन, वो होगा b1 प्लस b2, और यहाँ पे बस वो वेक्टरली ऐड हो जाएंगे। और जो डायरेक्शन होगा देख सकते हो कि वो होगा इन दोनों के तो लिखते हैं यहाँ पे तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया गया है। एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल का जो इनर सर्कल है उसका रेडियस है a, और जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस है 3a। और इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट है I, और ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन O। तो हमें जानना है कि सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन O कितना होगा, ये हमें जानना है। तो सवाल करते हैं,
तो उसका हल हम ऐसा लिखेंगे कि जो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेक्शन के द्वारा वो होगा 0, इसके वजह से जो होगा वो होगा 0। पर यहाँ पे जो इनर पार्ट है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो होगी आउट ऑफ द पेज, जो कि होगा डॉट से हम शो करेंगे। और यहाँ पे जो आउटर रेडियस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो होगी इनटू द पेज। अब जिसका जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उस तरह से वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसी तरह से जो आउट ऑफ द पेज होगा वो एक जेड एक्सिस होगा और इनटू द पेज होगा माइनस जेड एक्सिस। सो लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ द इनर सर्कल वो होगा हाफ टाइम्स ऑफ, सिंस ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पे हाफ होगा म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस जो कि है इनटू द पेज। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ द आउटर रेडियस होगा हाफ टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस जो कि होगा इनटू द पेज। अगर मैं इसे पूरा नेट सॉल्व करूं सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनकर आता है और ये होगा 12A क्रॉस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, सॉरी और ये जो बनकर आएगा यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड सो दैट वी कैन कैंसिल। पर हमें ध्यान देखना होगा कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट बचेगा वो होगा डॉट दैट इज इनटू द पेज, ओके। पर हमें बात करना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड की, या तो ये इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा सिंपल सा सवाल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल इस पे बेस्ड है कि मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे स्लिट्स बने हुए हैं और थीटा एंगल पे, और ये हमारे पास स्क्रीन है। ये स्क्रीन हो गया हमारे पास और इन स्लिट्स के बीच में जो दूरी है वो डी है और थोड़ा सवाल को आसान करने की कोशिश करते हैं। रुको, ये सवाल स्किप कर देगी थोड़ा। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, सो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन या लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं। पहला पॉइंट चार्ज है +Q यहाँ पे और दूसरा जो पॉइंट चार्ज दिया गया है यहाँ पे वो है -2Q। ये है हमारे पास ओरिजिन O
और हमारे पास यहाँ पे प्लस चार्ज है +2q, हाँ क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज दिए गए यहाँ पे +2 एंड -q, जो कि इस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हो कि रखे गए हैं। और इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी यहाँ पे जो है -1,0, ये -2,0, और ये है हमारे एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेट, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और ये एक्स एक्सिस है। अब मुझे जानना है कि एट सम गिवन x,0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, राइट। दिस इज गिवन। ओके, सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो उसका सोल्यूशन लिखते हैं। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजिंग, इस चार्ज का जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनेगा, जो कि होगा +2q, और इस चार्ज का जो इमेज होगा वो यहीं पे बनेगा, वो है -q। ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पे जानना है कि पोटेंशियल है कितना, करेक्ट। और इस चार्ज का जो कोऑर्डिनेट हो वो 1,0 है, और इस चार्ज का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है। मुझे जानना है कि इन जनरल एक्स पे क्या पोटेंशियल होगा, राइट। सो आगे लिखेंगे, जो मोनोपोल मोमेंट्स होंगे वो कितने होंगे। मोनोपोल मोमेंट्स में क्या होता है कि आप सारे चार्जेस को ऐड कर दो, जो भी चार्जेस को आप दिख रहे हो, और लास्ट में जो चार्ज बचेगा वो हम बोलेंगे मोनोपोल पोटेंशियल, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2q -2q +q 0। तो देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 है, राइट। ओवरऑल जो टोटल चार्ज है इस पूरे सिस्टम में, दैट इज 0। सो देयर इज़ नो मोनोपोल पोटेंशियल। और अब हम बात करेंगे डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले जानना होगा कि डाइपोल मोमेंट कितना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसमें बन कर आएगा आपका चार्ज टाइम्स ऑफ, बेसिकली आप चार्ज लेंगे और उनका कोऑर्डिनेट लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे बनेगा -q, जो कि रखा गया है डिस्टेंस एट 2 i कैप, जो कि रखा गया 2x कैप डायरेक्शन में, +2q जो कि रखा गया है x कैप डायरेक्शन में, -2q -x। तो इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 बनकर आएगा। इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे वो भी 0 है। इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे जो बनेगा वो होगा 1/x⁵। और ये कैसे बनेगा, ये वाला जो पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस चार्ज टुगेदर
एंड दिस चार्ज टुगेदर, तो इस चार्ज टुगेदर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, आई मीन यहाँ पे जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, और यहाँ पे जो टुगेदर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। तो यहाँ पे जो डाइपोल फॉर्मेशन होगा, इफेक्टिव डाइपोल, करेक्ट, और उसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा, और उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगी वो 1/x³ होगी। क्वेश्चन नंबर 6, सो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि जो हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है एक कंडक्टिंग एक मटेरियल का, लेट्स से आई हैव अ मटेरियल हियर, electrical conductivity is this and permeability is this, permittivity is this. So at t equal to 0 the distribution was rho naught, that is electric charge distribution, जो कि एक कांस्टेंट है। तो अभी सवाल ये है कि मुझे ये निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन एट अ गिवन टाइम टी, वो क्या होगा, ठीक है। तो उसका सलूशन लिखेंगे। तो हमें ये तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डेंसिटी होगी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होगा सिग्मा टाइम्स ऑफ ई वेक्टर, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम ये भी जानते हैं कि गाउस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन, आई मीन जो फ्री चार्जेस होंगे, यहाँ पे एफ का मतलब है फ्री, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, आई मीन टू से फ्री चार्जेस, दैट चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। और हम ये भी जानते हैं कि जो डाइवर्जेंस होगा ऑफ द करंट डेंसिटी वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डिपेंडेंट, राइट, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डेंसिटी चार्ज फ्री चार्ज डेंसिटी with respect to the electron, with respect to the energy, sorry, the potential energy, correct। और अब हमें देखना है कि इसे साथ में कैसे रखा जाए। इसका जो डेरिवेशन है मैं पहले करके दिखाता हूँ कि ये आया कैसे। तो ये थोड़ा सिंपल सा सवाल है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसे उठाकर हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि पहले इसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा सिग्मा पावर, सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमें पता है कितना है फ्री, बट हमें ये भी पता है फ्रॉम द कंटिन्यूटी इक्वेशन सो इसे भी यूज़ करेंगे।
यहाँ पर पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हमें ये मिलेगा, इट इज़ continuity equation, Gauss's law, this is the Ohm's law, करेक्ट। तो ओम्स लॉ, गाउस लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम तीनों को यूज़ करके यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बना है, जो कि हमें बताएगा किस तरह से जो चार्ज डेंसिटी है, अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे टेकिंग t इक्वल टू 0 एज अ कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, ये बनेगा, करेक्ट। और फिर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये कैसे हुआ मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, ये होगा t, इस आप यहाँ पे इंटीग्रेट करिए, और t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t रो एफ 0 से सम रो एफ ये बन जाएगा, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे जो प्लॉट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये शुरुआत हुआ किसी रो नॉट से, और यहाँ पे स्लोप बनेगा, और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका टाउ, वो टाउ होगा एप्सिलॉन नाइट ओवर सिग्मा, जो कि होगा रिलैक्सेशन टाइम, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि डी की कांस्टेंट, और यहाँ पे जो आपका ये जो होगा एट टाउ विच विल बी 0.33 टाइम्स ऑफ रो नॉट, ओके। सो ये हो गया 6th क्वेश्चन, ओके। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है गेज ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर पोटेंशियल दिया गया है जो कि है a इक्वल टू k टाइम्स e टू दी पावर माइनस ए टी आर कैप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि a और k कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये करस्पॉन्ड करते हैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेकर, और यहाँ पे देख सकते हो कि इसे ट्रांसफॉर्म किया गया है, इसे मतलब मॉडिफाई किया गया है, कह सकते हो इस रूप से, यहाँ पे देख सकते हो कि ए की जगह -a डाल दिया गया है। तो क्या ये जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है कंसिस्टेंट है अगर मैं
जो करस्पॉन्डिंग चेंज हो इन द फाई, मैं वो लिख देता हूँ फाई में चेंज, जो कि फाई माइनस फाई क्या होना चाहिए कि एक कंसिस्टेंट एक गेज ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ए वेक्टर वो ए वेक्टर प्राइम इस तरह से हो जाए, बट मेरा जो चेंज इन स्केलर पोटेंशियल होगा वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट। तो ये जो है वो चेंज हुआ है टू सम डिफरेंट सेट ऑफ पोटेंशियल्स, तो ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मुझे चेंज इन स्केलर पोटेंशियल जानना है, तो शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास वेक्टर पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, बट इन अ गेज ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज इन वेक्टर पोटेंशियल होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा अगला टास्क होगा वो हमारा टास्क होगा ये, यहाँ से हम लोग ये सिग्निफाई कर सकते हैं जो हमारा चेंज इन स्केलर पोटेंशियल है फाई माइनस फाई को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा विच इज़ द स्केलर पोटेंशियल। तो ये एक बार हमें मिल गया तो हमारा आंसर आ गया, राइट। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सो चेंज इन वेक्टर पोटेंशियल कितना होगा पहले वो लिखेंगे, वो निकल कर आएगा हमारे पास -2 ke⁻⁻ -at r कैप जो कि किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ लैम्डा स्केलर पोटेंशियल, करेक्ट। और इस ग्रेडियंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं सिंस यहाँ पे सिर्फ एक आर वेरिएबल है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर कैप आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे सो यू विल सी दैट सो डेल्टा लैम्डा बाय डेल्टा आर विल टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू -2 ke⁻⁻at r, करेक्ट। और यहाँ से जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि होगा d लैम्डा -2 ke⁻⁻at r dr, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे लेट्स इंटीग्रेट, यहाँ पे हमारा बनेगा -ke⁻⁻at r square, let's say some integration constant c, though it doesn't matter but let's take it। तो हमारा जो सोल्यूशन था जो चेंज इन स्केलर पोटेंशियल है दैट इज माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ द लैम्डा, वो होगा सिंस सी तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा टाइम डेरिवेटिव में, और यहाँ पे लास्ट में बचेगा ke⁻⁻at r स्क्वायर, ओके। और लास्ट में बाहर माइनस भी होगा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो फॉर दिस चेंज इन पोटेंशियल this corresponding change in vector potential give rise to a gauge transformation. So we need to have this change in scalar potential in order to give rise to this transformation as gauge transformation. So in order to satisfy, so what are the conditions for the gauge transformation? This is how we write gauge transformation, okay. So let's go to the next question.
Let's say we have set of n concentric loops of wire, each carrying a steady current I in the same direction. Let's say we have another circle. Let's say we have another circle. Let's say we have another circle here. So we have lot of circles here, concentric circles. So we have n concentric circular loop wire where each of the carry currents I, each carrying steady current I in the same direction. Okay, so the radius of the first loop is A, and the radius of the nth loop, so the radius of the nth loop is n times of r minus 1. So this is how you write down the radius of any particular circular loop, right? Radius of nth loop is given like this. So far so good. Now the question is to find the magnetic field at the origin. So what is the magnetic field at the origin? So this is the question that we need to answer. Okay, so that's simple, right? So the answer is very simple. The answer is the total magnetic field is basically vector addition of all the magnetic field due to the each loop. So in every loop we can take this as a common out, and we have 1 over radius, because magnetic field due to a circular loop is basically mu naught I by twice of radius. But say for the first loop we have r1, for the second loop we have r2, and for the third loop we have r3, and it goes on till we go to the nth loop. Okay, so we are adding till the nth loop here, and since we know that r1 is A, okay, and Rn is equal to this, so we can see that we can write down the magnetic loop as 1 over A. So R1, so R2 will be twice of A, and R3 will be 3 times of twice of A plus 4 times 3 times twice of A. It goes on, right, till such that this is like n times n minus 1 times n minus 2 times twice of A. So what we can do here, we can take A as a common, so we'll have 1 over 2, 3 times 2, then we have 4 times 3 times 2, such that it is n times
n minus 1 times blah 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 4 times 3 times 2, right? So we can see that we can write down this whole in series as sigma 1 over n factorial, where n starts from n equal to 1 and ends till n equal to capital N. Okay, yeah, this should be capital N. Okay, you can see this is just an n factorial here at the end. But we know one thing, that the way e to the power x is defined is x to the power n over n factorial, where n starts from 0 and it goes till infinity, right? And if you put e power 1, if you put x equal to 1, so we'll get e to the power 1 infinite series, n equal to 0, x to the power, so it is 1 to the power n, which is essentially 1 over n factorial. For capital N goes to infinity limit. So this was the question. Right? But this can be written as 1 plus n from 1, right? So which tells that e minus 1. So this would be a very crucial result which you will use here. But here we need to take n goes to infinity limit, because that is what also asked in the question. So this is essentially and we know what is this. We'll substitute this here. ये हमारा आंसर यहाँ पे बन गया. ये हो गया 8वां क्वेश्चन. और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 9. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की. सो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे पास we have तो यहाँ पे आपके पास 2 हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर दे रखा है, जिसका जो
जो इनर डायमीटर है वो है ट्वाइस ऑफ R1, और जो आउटर डायमीटर है वो है ट्वाइस ऑफ R2। ये क्या है, एक कोएक्शियल सिलेंडर है, कोएक्शियल सिलेंडर्स हैं, दैट टू कंडक्टिंग सिलेंडर। यहाँ पे देख सकते हो कि जो R1 है वो लेस देन R2 है, और इसे रखा गया है वैक्यूम में, वैक्यूम मीडियम, इन वैक्यूम मीडियम। और जो इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर कैरीज चार्ज वो है लैम्डा प्लस, और जो आउटर सिलेंडर है वो जो चार्ज कैरी करता है माइनस लैम्डा, दैट इज चार्ज पर लेंथ। ये आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी पर लेंथ। सो हमें जानना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कितनी होगी इस सिस्टम की। ठीक है, ये हमें जानना है, तो सवाल करेंगे अभी। सो इससे शुरुआत करेंगे। फॉर रेडियस लेस देन R1, अगर मैं बात करूँ किसी पर्टिकुलर रेडियस की, पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसके लिए तो जो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ज़ीरो है। अगर मैं बात करूँ रेडियस विच इज़ लेस देन R1 बट लेस देन R2 बट ग्रेटर देन R1, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इनर चार्जेस उस द्वारा जो इनर कोएक्शियल सिलेंडर में है, जो कि होगा 2k लैम्डा ओवर R। अगर आप k का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बचेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फॉर रेडियस विच इज़ ग्रेटर देन R2, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ज़ीरो। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास यहाँ पे, वो सब का सब यहाँ पे है, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ वहाँ एनर्जी। करेक्ट। तो हमें करना क्या, बस हमें करना क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी लिखनी है एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस, और हमें वॉल्यूम से इंटीग्रेट कर देना है, और हमें यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस था यहाँ पे जानने के लिए कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ कहाँ नहीं है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इस तरह से लिखा जाती है इन वैक्यूम, जो कि होगा ε0/2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम लिखा गया है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पोलराइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम से मेरा मतलब है ऑल स्पेस, थ्रू आउट द होल स्पेस, जहाँ जहाँ भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो। करेक्ट। अभी हमें यहाँ पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R1 और R2 के बीच में है, तो लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर कितना होगा, जो कि है इसी का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा 2πr टाइम्स LdR। तो हम लोग इस तरह से एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो उसका जो थिकनेस होगा
वो होगा एल टाइम्स ऑफ डी आर। सॉरी थिकनेस होगा वो तो डी आर ही होगा, सॉरी थिकनेस होगा डी आर, और ये जो थिकनेस होगा वो होगा एल। तो जो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, ये हो गया सर्कमफरेंस, यहाँ पर जो सर्कमफरेंस है वो कितना होगा 2πr। सर्कमफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे द लैटरल एरिया, जो कि लैटरल एरिया होगा एल डी आर, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया सर्कमफरेंस, और ये हो गया लैटरल एरिया। राइट, इस सिलेंडर का, राइट। तो और ये रेडियस जाएगा हमारा R1 से लेकर R2 तक, R1 R2, यहाँ से ये भी कटेगा, 2π भी कटेगा, यहाँ से कटेगा, 2 बचेगा, तो W बचेगा फाइनली, इनिशियली फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये 9th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, और आज हम एक और फाइनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो फाइनल क्वेश्चन होगा वो ये है। सो हमारे पास यहाँ पे एक 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास यहाँ पे 2 इंसुलेटिंग स्फीयर दिया गया है। ओके, मैं लाजो करके कॉपी बनाता हूँ, कॉपी, पेस्ट, और इसे थोड़ा ऐसे लगा, ठीक है। हमारे पास इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है ए एंड बी, और दोनों का ही जो रेडियस है ए दिया गया है। एक में है प्लस चार्जेस, और दूसरे में है माइनस चार्जेस, ठीक है। इसमें है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ओके। और जो स्फीयर्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल सेंटर पे VA,
और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी बी। तो क्वेश्चन ये है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, करेक्ट, यह हमें जानना है। तो अगला सवाल करते हैं। तो जो वी ए होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो प्लस चार्ज खुद की वजह से एक होगा। तो यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ द प्लस चार्जेस, क्योंकि है 3Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस यहाँ पे होगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में दूरी होगी वो 2a की दूरी है। जब मैं a पे पोटेंशियल निकाल रहा हूँगा तो जो माइनस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो इस तरह से होगा जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। अगर b पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूँ तो वो भी सेम इसी आइडिया पे बेस्ड होगा। और यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इस तरह से लिखा जाएगा, और जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे वो बनकर आएगा ट्वाइस ऑफ जो कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2KQ/A। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने पूरे 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और समय भी समाप्त होता है। अगले क्लास में हम और भी डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।